नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज। बड़ा राजनीतिक प्रश्न हमारे सामने है। क्या बिहार की व्यवस्था जो सिस्टम है सत्ता की, वो जड़ता को प्राप्त हो गई है, उसमें जंग लग गया है? और अगर ऐसा है तो उसका समाधान क्या है? क्या बिहार में जब एनडीए की सरकार है, इससे पहले आईएनडीआईए की सरकार रही है, इससे पहले राजद की सरकार रही है, तो क्या इस जड़ता को खत्म करने का कोई काम किया गया? बिहार की चिकित्सा व्यवस्था में जंग लग गया है, चिकित्सा व्यवस्था बदतर स्थिति में आ गई है। तो इसके सुधार का रास्ता क्या है? हम आज आपको एक कम्युनिस्ट नेता से मिलाते हैं, यानी वामपंथी नेता से। नाम है उनका राजाराम सिंह। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद बने हैं और वो भाकपा माले के शीर्षस्थ नेताओं में गिने जाते हैं। सीपीआई-एमएल के कई संगठन ऐसे हैं जिसमें वे निर्णायक पद पर हैं। 1995 और 2000 में ओबरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। और जब उनसे बिहार के सिस्टम पर बात शुरू हुई, चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति पर शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि बिहार में जड़ता आ गई है सिस्टम में, इसके लिए जर्क देने की जरूरत है, झकझोरने की जरूरत है। और यह कौन करेगा? जब उनसे यह सवाल किया गया कि फिर पश्चिम बंगाल तरक्की क्यों नहीं करती? देश में पश्चिम बंगाल बहुत ही बेहतर अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश रहा है, लेकिन 3 दशक तक वहां कम्युनिस्टों की सरकार रही और बंगाल रसातल में चला गया। इसका क्या जवाब है? प्रश्न यह है कि आज कोई बैल क्यों नहीं चाहता? गजब का सवाल है। इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आम बजट होता है तो उसमें आम कहाँ है? क्या आम चूसने के लिए आम रह गया है? फलों का राजा आम और नेताओं का राजा भी आम ही होता है। वो आम आप और हम हैं मनुष्य के रूप में, जो उनको वोट देकर चुनाव जिताते हैं। लेकिन बजटीय प्राविधान जब होते हैं, जब आम बजट सदन में पास होता है, तो उसमें आम कहाँ है? इस सवाल का भी जवाब बड़ा लाजवाब दिया है राजाराम सिंह ने। जरा सुनिए, देखिए पूरी बात उनके साथ। कोरोना काल ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी कमजोर है इसको उजागर कर दिया। कायदे से सरकारी महकमों में मैराथन मीटिंग्स होनी चाहिए थी। जैसे बाढ़ के समय ये पता चल जाता है कि पानी कितना ऊंचा तक फैल सकता है, कितना दूर तक जा सकता है, तो पुल पुलिया सड़क बनाने में हमको उससे जानकारी मिल जाती है, हाईएस्ट फ्लड लेवल लिखते हैं। उसी तरह से कोरोना काल में जो हेल्थ का क्राइसिस पैदा हुआ, उस क्राइसिस ने हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था के संकट को उजागर कर दिया। और उस समय भी कहिए तो मुख्यतः देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाला छोटे डॉक्टरों ने, कस्बों में रहने वाले छोटे छोटे, जिनको आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, ऐसे लोगों ने उस संकट को संभाला। तो इसलिए इस तरह के जो क्लिनिक छोटे छोटे खुल रहे हैं, इनसे निश्चित रूप से थोड़ी सी भरपाई होगी। हमने डॉक्टरों को जो बाहर से आए हमारे शहर में, उनको हमने शुभकामना भी दी है कि आप मेहनत करें, आपका काम एक सेवा का है और यहाँ की जनता निश्चित रूप से इसको चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि उसी का एक हिस्सा है, लेकिन ये बहुत छोटा प्रयास है। कायदे से मैंने कहा आपसे कि सरकारी महकमों को सेक्रेटरी लेवल से लेकर नीचे तक मैराथन मीटिंग्स करके पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए। मीटिंग और ईटिंग के लिए तो बदनामी है बिहार सरकार। अस्पताल तो खुल गया, आज तक कभी डॉक्टर नहीं वहाँ आए। जितने पद सृजित की सरकार ने, उतने डॉक्टर अनुमंडल अस्पताल में नहीं है, पीएचसी में नहीं है, कहीं फुल फिल नहीं है सीट। तो कैसे व्यवस्था बदलेगी? मुझे तो कई बार, अब निजी बात पूछ रहे थे, फील होता है कि अब धीरे धीरे परिस्थिति कम्युनिस्ट सरकार बनाने की आ गई। बिना काम नहीं होगा। सिस्टम में जितनी जड़ता आ गई है, जितना उसमें जर्किंग की जरूरत है, जितना उसको झटका देने की ज़रूरत है, जितना उस जड़ता के खिलाफ संघर्ष की ज़रूरत है, तो
वो शायद तभी हो पाए। नहीं तो कोलकाता में तो 3 दशक लगभग वामपंथ सरकार रही, तो कलकत्ता में हेल्थ समस्या खत्म हो गई क्या, या तमाम सरकारी या नागरिक सुविधाओं से? अब सीपीएम की कैसी सरकार चली, हम लोग तो उस दौर में भी उनके विपक्ष में रहे हैं। अभी भी कुछ सवालों पर सीपीएम के साथ आमना सामना है। इस दौर में उन्होंने टैक्टिस लिया कि 1 नंबर की हमारी प्रतिद्वंदी ममता है। हमने कहा कि नहीं, देश के स्तर पर अभी सांप्रदायिक फांसीवाद का खतरा है, इसलिए हमारा वामपंथ का मुख्य पॉलिटिकल एनिमी अभी सांप्रदायिक फांसीवाद है, भाजपा है। मतलब वामपंथी दलों में भी विवाद रहेगा ही, अभी है, मैंने डिबेट्स रहते मतभेद हैं, उनके बीच एकता भी रहती है, लेकिन एकता के अंदर परिवर्तन के सवाल पर एक बहसें रहती हैं, वो बहसें हैं। आपने अपने सदन के पहले सत्र में ही हेल्थ व्यवस्था को बेसिक स्तर पर सुदृढ़ करने का मामला उठाया। पार्लियामेंट के अंदर हम 3 विषय पर बोले, जनरल बजट पर, पशुपालन पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर, स्वास्थ्य मंत्रालय पर। तो वहाँ भी ये सवाल हमने उठाया था कि कोरोना ने इस संकट को उजागर कर दिया है और इससे हमको सिस्टम को समझने में कि कितना हमारा रीच है, कितना नहीं है, ये बात उजागर हो गई। अब हमें मैराथन वर्क करने की जरूरत है। पशुपालन व्यवस्था पर आपकी सोच क्या है, जो मुद्दा पशुपालन पर हमने 2 बातें रखी। एक बात तो ये रखा कि किसानों की आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन है, फसल की बिक्री के अलावा, फसल के लाभकारी दाम के अलावा। और दूसरा ये रखा कि अब पशु क्रूरता अधिनियम जो देश में लाया गया, इसकी समीक्षा का समय आ गया है। इससे पशुओं के खिलाफ क्रूरता बढ़ी या घटी? तो हमने तो इस दौर में पूरा महसूस किया कि पशुओं की खरीद बिक्री घट गई, हत्याएं न सिर्फ पशुओं की बढ़ी बल्कि आदमियों की भी हत्याएं बढ़ी। तो इसलिए इसकी समीक्षा का समय आ गया। पशु क्रूरता अधिनियम से पशुपालकों के विकास का क्या रिश्ता है? और आवारा पशुओं की संख्या पूरे देश में बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में तो दिन में खेती करना है किसान और रात में पहरा कर रहे हैं अपने खेत को बचाने के लिए। तो इसलिए ये सब कुछ नए सामाजिक संकट नीलगाय वगैरह की समस्या जी नहीं, नीलगायों की ही नहीं, आपको नीलगाय है, जंगली सुअर, जनरल जो पालतू जानवर भी हुआ करते थे। अब तो एक तो मशीनीकरण ने भी, पहले प्रायोरिटी होती थी कि बैल पैदा हो, अच्छा, अब बैल नहीं है, अब गाय पैदा होके। बैल अगर होता है तो उसको छोड़ दो, वो आवारा होके धान चरे, खेत चरे, इसलिए कि अब ट्रैक्टर ने जगह ले लिया। आपने जनरल बजट की बात की, जनरल बजट में आम कहाँ है, क्या होना चाहिए? तो कुछ हिडन एजेंडा रहता है, कंपनियों के पक्ष में भीतर भीतर बात रहती है। पॉपुलर टर्म में बोला जाता है कि किसान पक्षीय है, मजदूर पक्षीय है। ये बात आप सही उठा रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए बहुत कम अलॉटमेंट है। मनरेगा पर जो जिससे आम आदमी को मजदूरी मिल सकती थी, उसका रोजगार बढ़ सकता था, उस पर कटौती है। जनरल नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था नहीं है, महंगाई कम करने के ठोस उपाय नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि आम उसमें बहुत कमज़ोर ढंग से है, भाषण के बतौर है, लेकिन आम की चर्चा बहुत कमज़ोर ढंग से है। उसके बारे में आर्थिक प्रबंध जो करने हैं वो कमज़ोर ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और हाँ, सोमवार से शुक्रवार रोज रात में आप निश्चित रूप से देखिए फोर्थ व्यूज का लाइव डिबेट शो चौथा विचार, जहां देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, वरिष्ठ पत्रकार बैठते हैं और देश प्रदेश के चुनिंदा बड़े राजनीतिक मुद्दों पर सवाल जवाब करते हैं, जिसमें आप भी सीधे शामिल होते हैं। आप सवाल करते हैं और विशेषज्ञ उसका जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज चौथा विचार, बाकी